हाय गाइस, दिस इज 16th वीडियो ऑफ दिस कोर्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में अपने मनी रोटेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को चलाता कौन है, उनको यूज़ कैसे करते हैं और कुछ स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो से अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कैसे चलाया जाता है, वहाँ पे स्टॉक्स कैसे परचेज़ किए जाते हैं और उसके भी कुछ टर्म्स है, न्यू टर्म्स है, उनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा। लिक्विडिटी किसे कहते हैं और बहुत सारी टर्म्स है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना ही कोई देरी करते हुए एक नई फ्रेशनेस के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में फ्यूचर्स के बारे में अपन ने देखा था। फ्यूचर्स क्या है? देखिए, आप अगर दिमाग से पूरे अपने सारे कंसेप्ट जो हैं पहले ही क्लियर करने लग जाएंगे कि हमें तो सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर चाहिए फिर हम ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कभी कभार ऐसा क्या करना होता है कि आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, फिर आपके धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे। आई होप 99% लोगों को फ्यूचर्स का जो भी है पीछे की स्टोरी समझ आ गई होगी या फिर नहीं भी आई होगी कि फ्यूचर्स कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली जो कंक्लूज़न है फ्यूचर्स का, जो निचोड़ है, जो निर्णय है, वो यही है कि फ्यूचर्स अगर आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो किसी चीज़ की, किसी भी वो एसेट क्लास कुछ भी हो सकती है या फिर वो कुछ भी हो सकता है। आप मान लीजिए किसी स्टॉक्स की ले रहे हो, चाहे आप क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हो। गोल्ड में कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो एक कमोडिटी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में भी अपने देखेंगे। बट अगर आप किसी चीज़ की क्वांटिटी ले रहे हो तो उसकी आपको 100% पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक मार्जिन अमाउंट लेके आप बड़ी क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फ्यूचर्स का इतना ही रूल है। और फ्यूचर्स का जब एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट, जब फ्यूचर्स का एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट, तब आपको वो रिमेनिंग अमाउंट देनी पड़ेगी। अगर एक्सपायर नहीं होगा, एक्सपायर होने से आप पहले ही किसी और को सेल आउट कर देते हो फ्यूचर, तो उसका जो है जिम्मेदारी या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। इतनी सी बात है। फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स इतना सही है कि अगर आप 100 क्वांटिटी किसी चीज़ की ले रहे हो तो आपको उसके 100 क्वांटिटी के पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको खाली 25 क्वांटिटी के पैसे देने की जरूरत है। आप 25 क्वांटिटी के पैसे देके 100 क्वांटिटी को बुक कर सकते हो और आपको जो प्रॉफिट होगा वो 100 क्वांटिटी के हिसाब से होगा, उस 25 क्वांटिटी के हिसाब से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने बुकिंग जो है 100 क्वांटिटी की है। हाँ, जब फ्यूचर्स एक्सपायर होने लगेगा, क्योंकि फ्यूचर्स एक्सपायरी भी अलग अलग डेट्स होती है। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्यूचर्स अलग अलग डेट्स के, एक्सपायरी डेट्स के होते हैं। कोई 1 मंथ का होता है, कोई 2 मंथ का होता है, कोई 3 मंथ का होता है। इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो कि कब एक्सपायरी डेट है, तब आपको रिमेनिंग अमाउंट देनी पड़ेगी। रिमेनिंग अमाउंट भी तभी देनी पड़ेगी जब आप उसकी डिलीवरी लेना चाह रहे हैं। डिलीवरी नहीं लेना चाह रहे, आप अपना प्रॉफिट कर लिया, आपने प्रॉफिट ले लिया, आप उसको किसी और को सेल आउट कर दो। अब उसकी जिम्मेदारी है, जिसने वो फ्यूचर परचेज किया है वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको अब डिलीवरी लेनी है नहीं लेनी है। अपन ने प्रॉफिट ले लिया। अपन ने कैसे प्रॉफिट ले लिया? अपन ने 100 क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट ले लिया। 25 क्वांटिटी का पैसा देके 100 क्वांटिटी के हिसाब से पैसा ले लिया। फ्यूचर्स का इतना ही है। फ्यूचर्स लेवरेज है। अब जैसे मैंने आपको इंट्राडे के लिए बताया था कि इंट्राडे में आपको लेवरेज मिलता है, बट आपको जो अपनी पोजीशंस हैं वो स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी सेम डे में ही, क्योंकि इंट्राडे का रूल होता है। फ्यूचर्स में ऐसा कुछ भी नहीं रूल होता। फ्यूचर्स में वही आपको लेवरेज मिल रहा है, बट उस लेवरेज को आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको अगले दिन उसको काट सकते हो, कट ऑफ कर सकते हो, डे आफ्टर टुमारो कट ऑफ कर सकते हो, परसों काट सकते हो, उसके अगले दिन काट सकते हो, उसके नेक्स्ट डे काट सकते हो, जब आपकी मर्जी है, जब तक उस फ्यूचर्स की एक्सपायरी डेट नहीं आती। एक्सपायरी डेट आती है, आपको जो डिफरेंस अमाउंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो देना पड़ेगा और उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, बाई चांस अगर आपके पास डिलीवरी अमाउंट जितना पैसा नहीं है, आपके पास पैसा ही है 25% क्वांटिटी जितना था, तो आपने एक बार बुक करा लिया, प्रॉफिट ले लिया, प्रॉफिट को कट करके
बस बैठ जाओ, अपने को डिलीवरी लेने की जरूरत ही नहीं है, किसी और को सेल आउट कर दो। और 99.99% लोग ऐसा ही करते हैं, कोई भी डिलीवरी नहीं लेता है। जिसको काम करना है, जिसको बड़ा पैसा कमाना है, वो क्या करेगा कि जहाँ पे आपको 100 क्वांटिटी के आपके 100 क्वांटिटी जितने पैसे देने पड़ रहे थे, वहीं आप जो है 25% उसी के लिए 25% अमाउंट में भी 100 क्वांटिटी की बुकिंग कर सकते हैं। मतलब अब आपकी जो पोटेंशियल है, अब आपकी कैपेसिटी है, वो 4 गुना हो गई। जहाँ पे आपको 1 लाख रुपए पे प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ पे अब आपको 4 लाख रुपए पे प्रॉफिट होगा। इसका जो मार्जिन अमाउंट है स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट वो एक अलग बात है, वो आप देख सकते हो कि कितना ऊपर नीचे होता है। और वो कैसे देखना है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और फ्यूचर्स क्या होता है, कैसे होता है, आई नो समझ नहीं आ रहा है। अगली वीडियो जो रहेगी वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रहेगी अपनी, और स्टॉक्स कैसे बाय करते हैं, इंट्राडे के लिए कैसे बाय करते हैं। देखिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है ना, बहुत सारे हैं, और पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि मैं हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊं। तो ऑप्शंस जो होते हैं, जो मतलब सेटिंग्स होती है, आप कह सकते हो ऑप्शंस, जिससे अपने सेलेक्ट करके करते हैं कि अपने को आज इंट्राडे करना है, अपने को ये करना है, अपने को स्विंग ट्रेडिंग करनी है, अपने को फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है, तो वो सब सेम ही रहते हैं। लेआउट हो सकता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म का डिफरेंट हो जाए, बट जो मेन जो सिस्टम रहता है, राइट, ऑप्शंस रहते हैं, वो सेम ही रहते हैं हर जगह। तो अगर आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सीख लेते हैं सही से, तो आप दूसरे को भी सही से सीख ही लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट आई होप आप सभी इतने मैच्योर्ड हैं, आप सीख लेंगे, राइट। सो इतना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे जीरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, और एंजल ब्रोकिंग हो गया, ग्रो हो गया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं किस में ट्रेड करता हूँ? मैं पर्सनली जीरोदा में करता हूँ। अगर आपको किसी में मैं सजेशन दूंगा तो आप जीरोदा में ओपन करवा सकते हैं, नहीं तो आप स्टॉक्स में करवा सकते हैं। अगर आपका अभी तक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप जीरोदा में ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप स्टॉक्स में करवा सकते हैं। वो आपकी सुविधा के अनुसार, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, ना ही ये कोई पेड प्रमोशंस वगैरह है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है कि कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरे रेफरल लिंक से अगर ओपन करवाएंगे तो कुछ प्रॉफिट मुझे हो जाएगा, कुछ प्रॉफिट आपको हो जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, उसका चार्ज उतना ही लगना है, 200 रुपये शायद तक 200 रुपीज़ मेंटेनेंस फीस होती है उसकी, जीरोदा की। बट उसमें से कुछ जो परसेंटेज है प्रॉफिट, वो मुझे मिल जाएगा, बाकी वो और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको नहीं ओपन हो रहा है आपसे जीरोदा अकाउंट या फिर अपस्टॉक्स, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। बट आप जीरोदा या फिर अपस्टॉक्स में करवा सकते हैं। मैं जीरोदा करता हूँ पर्सनली, सो मैं रिकमेंड जीरोदा ही करता हूँ, राइट। सो फ्यूचर्स का यही था कि आप मार्जिन अमाउंट दे के, थोड़ी सी कम अमाउंट दे के आप ज़्यादा जो है बुकिंग कर सकते हैं, ज़्यादा जो है स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। हाँ, डिलीवरी नहीं लेते, बट जो प्रॉफिट होगा वो 4 गुना के हिसाब से ही होगा, 4x के हिसाब से ही होगा। आपको जितना पैसे दिए उतना प्रॉफिट नहीं होगा, उससे ज़्यादा का ही होगा, राइट। सो ये फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स देखिए अपने हैं, किसी में भी ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारे जो कमोडिटीज़ हैं, इसको क्या कहते हैं? कमोडिटीज़ कहते हैं, जिनकी एक खुद की वैल्यू होती है, राइट। जैसे गोल्ड की खुद की वैल्यू है। तो हर किसी के मन में एक फैंटेसी होती है जब वो ट्रेडिंग में आता है कि मैं गोल्ड में ट्रेड करूं, मैं फॉरेक्स में ट्रेड करूं। क्योंकि गोल्ड से देखा जाए तो अपने इंडियंस का थोड़ा सा रिलेशंस भी, वो झुकाव कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि हर किसी के गोल्ड में, हर अपने मैरिजेस में गोल्ड गिफ्ट होता है, और हर किसी के घर में न्यू फेस्टिवल पे, दीपावली पे गोल्ड लाया जाता है। तो गोल्ड में ट्रेड करना इंडियंस को थोड़ा सा लगता है कि हाँ जी, अगर अपने ट्रेडर बने हैं तो गोल्ड में ट्रेड करना सीखें। टेक्निकल एनालिसिस सेम ही रहता है गोल्ड में। चाहे देखिए, जहाँ पे प्राइस होगा, प्राइस के रूल्स सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि
जी कोई स्ट्रेटजी है वो आपको गोल्ड में तो काम कर रही है मगर सिल्वर में काम नहीं कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब उस स्ट्रेटजीज में ही दिक्कत है। हाँ, वो स्ट्रेटजी ही मतलब इंडेक्सेस से रिलेटेड बनी हुई है तो वो गोल्ड में नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है। पर अगर वो स्ट्रेटजी प्योर प्राइस एक्शन पे डिपेंड करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो वो स्ट्रेटजी गोल्ड में भी वैसे ही चलेगी, सिल्वर में भी वैसे ही चलेगी, फॉरेक्स में वैसे ही चलेगी। सो बैक ऑन द टॉपिक, अगर आपको गोल्ड में फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो वहाँ पे भी फ्यूचर्स में ही ट्रेड होती है। मान लीजिए आपने INR परचेज कर लिया, राइट, INR जो है खरीद लिया, परचेज कर लिया, और वो INR की प्राइस चली जाती है 71 से लेके 72 73, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपीज़ का हो गया, 2 रुपीज़ का हो गया। आप क्या वेट करेंगे उस 2 रुपीज़ के प्रॉफिट के लिए इतना टाइम? क्योंकि इनमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम होता है। ये स्टॉक्स की तरह नहीं होते, गोल्ड जो है स्टॉक्स की तरह नहीं होता कि एक दिन में 2% ऊपर है और अगले ही दिन 3% जो है डाउन है, 3% डाउन है। इतना फ्लक्चुएशंस नहीं आता। गोल्ड जो होता है, सिल्वर जो होते हैं, फॉरेक्स जो होता है, थोड़ी स्टेबल होती है। तो उसमें क्या होता है, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होती है। वो कैसे होती है? जैसे आपको 1 kg गोल्ड लेना है तो आपको 1 kg का जो है पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो भी होता है गोल्ड, कैसे आप फिजिकली गोल्ड लेने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बस कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपने वो गोल्ड खरीद लिया है, राइट। और या इतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप दुकान से लेके गोल्ड 1 kg लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ डीमैट अकाउंट में ही होता है और जो प्रॉफिट लॉस होगा वो उस गोल्ड के हिसाब से होगा, गोल्ड के प्राइस के हिसाब से होगा। अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो अपने को प्रॉफिट होगा, गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा तो अपने को लॉस होगा, इतनी सी बात है। बट मान लीजिए आपको गोल्ड 1 kg ऑफ गोल्ड आपको परचेज करना है, तो 1 kg ऑफ गोल्ड अभी क्या प्राइस चल रही है इन INR? लेट्स चेक आउट। क्या चेक करना चाहिए? 1 kg GOLD प्राइस दिल्ली, राइट। सो अभी चल रहा है 1 kg इन इंडिया। $47 लाख चल रहे हैं। इंडिया मार्ट की वेबसाइट खुली है, मुझे नहीं लगता ये कोई एक्यूरेट वेबसाइट है, बट राउंड ऑफ में मान लीजिए 1 kg जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है 50 लाख चल रहा है। राउंड ऑफ में मान लीजिए, थोड़ा बहुत 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, बट मुझे नहीं पता, अपने को नहीं क्या ही करना है, क्या ही प्राइस चल रहा हो, अपने को उससे क्या करना है। पर मान लीजिए 50 लाख पर kg है जो है गोल्ड का प्राइस चल रहा है। आप क्या 1 किलो गोल्ड 1 kg गोल्ड लेने की सामर्थ्य हर किसी में है क्या? कैपेसिटी हर किसी में है क्या? 50 लाख हर किसी के पास है क्या? नहीं है। तो आप क्या करोगे? गोल्ड के फ्यूचर्स में काम करोगे, उसमें वर्क करोगे। कैसे करोगे? आप फ्यूचर्स बाय कर लोगे तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? आपको ओनली मार्जिन अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब जैसे स्टॉक्स का मार्जिन अमाउंट मैंने 25% बताया, वैसे ही गोल्ड का जो मार्जिन अमाउंट रहता है मिनिमम 10 to I guess 5 to 10% रहता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा, आप गोल्ड के भी अलग अलग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 10 ग्राम्स का होता है, 100 ग्राम्स का होता है, 1 kg का भी होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन देम कि कौन सा आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे आप उसमें उतना आपका फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, ब्रोकरेज भी कम लगेगी। अच्छा, ब्रोकरेज क्या होती है? जब अपने स्टॉक्स बाय परचेज करते हैं, परचेज सेल करते हैं, तब उसमें एक कमीशन लेता है ब्रोकर, अपना कमीशन लेता है। गवर्नमेंट जो है अपने टैक्सेस उसमें ऐड करती है। आप फ्री में तो बाय एंड सेल नहीं कर सकते किसी स्टॉक को। तो जब भी बाय करते हो स्टॉक, कोई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि स्टॉक बाय किया, 50 रुपीज़ प्रॉफिट में आया, उसको सेल आउट कर दिया कि जी अपन ने लॉस तो बुक नहीं किया, अपन ने घाटा तो नहीं खाया, अपन ने 50 रुपीज़ कमाया। चलिए आपने 50 रुपीज़ कमा लिया। और भी लोग होते हैं वो बिल्कुल ही ऐसा सोचते हैं कि परचेज किया कोई स्टॉक, ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना उसको लॉस हुआ, उसने उसको सेल आउट कर दिया इस स्टॉक को। तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो जो ट्रेडर है वो क्या सोच रहे हैं कि जी अपन ने लॉस तो नहीं बुक किया, बट जब वो परचेज कर रहा है वो ऑलरेडी लॉस में ही चल रहा है।
ट्रेडर्स के साथ यही है, वो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रोकरेज जो है, टैक्सेस जो है ऑलरेडी उस पर पे कर दिए हैं, ट्रांजैक्शन जो फीस है उस पर पे कर दी है। तो आपको प्रॉफिट में ही काटना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको जो ट्रेड्स हैं 90 to 80% जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में ही काटना पड़ेगा, कट आउट करनी पड़ेगी। और इस ट्रेड्स को आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी के अनुसार, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स को यूज़ करके अपने कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, वो आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर। अगर आपको वो समझ नहीं आता है तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कुछ भी सीख लो, सब कुछ फेल होने वाला है। सो बैक ऑन द टॉपिक, गोल्ड जो है, गोल्ड में अगर आपको काम करना है तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे पैसे देने पड़ेंगे जितना गोल्ड में आप काम कर रहे हैं या फिर जितना सिल्वर में काम कर रहे हैं। ये सारे कमोडिटीज़ है, क्रूड ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। सो इनमें अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% फीस देनी पड़ेगी। आप इनके फ्यूचर्स में डील कर सकते हैं। तो मार्जिन अमाउंट पे कीजिए 10%, 5% जितना भी है उसका, और आप 100% जितनी कैपेसिटी लेके चल सकते हैं। और आपको प्रॉफिट जो होगा वो 100% के हिसाब से होगा। बट आपने जो फीस पे की है, जो अमाउंट पे किया है, वो ओनली मार्जिन अमाउंट है। हाँ, जब उसकी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होगी तब आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। डिलीवरी इन द सेंस जो बचा हुआ अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको वो नहीं पे करना है देन इट्स ओके, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को सेल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर कॉन्ट्रैक्ट हम परचेज करेंगे फिर किसी और को सेल आउट करेंगे, कौन परचेज करेगा हमारे से, कौन खरीदेगा, हम किससे परचेज करेंगे, हमारी डीलिंग कैसे बैठेगी? आपको वो सब चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ भी चिंता नहीं करने की ज़रूरत। आपको बस ट्रेडिंग पे डालना है, अपना जो ट्रेड है, सौदा है, वो डालना है और एंटर मारना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सब जो बैकएंड वाला काम है, ये सब अपने जो ये एक्सचेंजेस हैं NSE एंड BSE वो करके देते हैं। जैसे आपको रिलायंस के स्टॉक परचेज करना है तो अब आप क्या गली गली घूमने लग जाएंगे कि जी बताइए किसके पास रिलायंस के स्टॉक है, मुझे इससे परचेज करने हैं, जी बताइए। आप क्या करेंगे? अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन करेंगे एंड रिलायंस के स्टॉक परचेज कर लेंगे। वैसे ही जितने भी गोल्ड के ट्रेडर्स हैं, जितने भी फॉरेक्स के ट्रेडर्स हैं, जितने भी फ्यूचर्स के ट्रेडर्स हैं, वो चाहे स्टॉक में हो, गोल्ड में हो, चाहे सिल्वर में हो, वो एक्सचेंजेस में काम कर रहे हैं। अब आपको नहीं ढूंढना कि कौन सेलर है, कौन बायर है, कौन परचेजर है, कौन सेलर है। ये सब जो काम है अपने को एक्सचेंजेस करके देखना है। आपको बस अपना ऑर्डर पंच करना है। सेलर्स एंड बायर्स को मिलाता जो है वो एक्सचेंज मिलाता है, अपने को नहीं। फिर एक्सचेंज का क्या काम हुआ? अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, कि आपने को किसी को साइन कर, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। अपने को ओनली ट्रेड जो ऑर्डर है वो पंच करना पड़ता है। एंटर मारोगे, एंटर करोगे, आपका ऑर्डर पंच हो जाएगा। आपको किसी ट्रेड में, आप किसी ट्रेड में इन हो, अगर आपको आउट होना है, वो सेल आउट करना है, वापस अपनी जो इस पोजीशंस है वो स्क्वायर ऑफ करनी है, तो आपने जितना भी स्टॉक परचेज कर रखा है, आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं परचेज कर रखे हैं, आप उनसे एग्जिट हो जाइए। और अपने को ये नहीं ढूंढना कि कौन बायर रहेगा, किसको अपन ने बेचा है, किसका नाम है, ये सब जो है अपने को एक्सचेंजेस करके देंगे, राइट। सो इसमें दिमाग लगाना आप रहने दीजिए, क्योंकि हर चीज़ की रूट्स में जाने लग जाएंगे तो साल भर आपको बेसिक्स सीखने में ही लग जाएगा। तो बेसिक्स इन द सेंस जो अपने को मार्केट के हिसाब से जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं अपने को वही जाननी है। बैकएंड में ये कैसे काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है बनाने की ज़रूरत नहीं। तो आई होप आपको फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो है निफ्टी 200, निफ्टी 500। निफ्टी 200, निफ्टी 500 क्या है? जैसे कि निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 में वो कंपनीज़ हैं जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में गिनी जाती है। निफ्टी 200 वैसे ही निफ्टी 200 है।
निफ्टी 200 में वो कंपनीज है जो इंडिया की टॉप 200 कंपनीज है। अब निफ्टी 200 में कौन कौन सी कंपनियाँ आ गई? निफ्टी 50 वाली तो ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, तो वो 200 में तो ऑटोमेटिकली आ गई। प्लस उसमें जो है 150 कंपनीज जो और ऐड कर देंगे तो वो निफ्टी 200 का जो है पैक बन जाएगा। और निफ्टी 200 की कौन सी कंपनीज है, इंडिया की टॉप 200 कंपनीज कौन सी हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट, ये आपके पास ये इजी इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे भी आपको दिख सकती है, आप सीधा सर्च करेंगे, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये सारी जो कंपनीज़ की लिस्ट है वो निफ्टी 200 की कंपनीज़ की लिस्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इफ़ यू आर अ बिगनर, देखिए तो आप निफ्टी 50 में जो है ट्रेड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन जो है कम होगा, वहाँ पे स्टॉक ऑपरेटर का मैनिपुलेशन कम होगा। स्टॉक ऑपरेटर कैसे क्या होता है, क्या काम करता है स्टॉक ऑपरेटर, आप मोटा मोटी मैं अभी आपको एक बार बता देता हूँ कि स्टॉक ऑपरेटर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन और या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ अ पर्सन जो कि चाहते हैं स्टॉक उनके हिसाब से चले, उनके पास बहुत सारा कैपिटल होता है, वो चाहते हैं कि स्टॉक जो है उनके हिसाब से चले, ठीक है। तो वहाँ पे मैनिपुलेशन जो होएगा निफ्टी 50 में सबसे कम होगा, निफ्टी 200 में उससे कम होगा, निफ्टी 500 में उससे कम होगा। वैसे ही निफ्टी 500 की कंपनीज़ की अलग लिस्ट है, निफ्टी 500 में ऑटोमेटिकली निफ्टी 200 वाली कंपनीज़ जो है आ ही जाएगी, निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट। तो ये निफ्टी 500 की स्टॉक लिस्ट अपने पास आ गई। अब ये जो कंपनीज़ है निफ्टी 500 के अंदर आती है। तो मेरे सजेशन यही रहेगा कि अगर जो बिगनर हैं, जो एकदम बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको निफ्टी 200 के बाहर कोई कंपनी जो है सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन फ्लक्चुएशन जो है स्टॉक की बहुत ज़्यादा होगी, राइट। और सेफ हैंड में खेलना है, एकदम प्ले करना है, तो आप निफ्टी 50 ही चूज़ कीजिए। अब मैनिपुलेशन क्या कम होगी, वो क्या कहने का मतलब है, मतलब मान लीजिए कोई स्टॉक आपने परचेज किया एंड वो स्टॉक परचेज करने के बाद ही कल पर 10% डाउन हो जाता है, तो ये जो रिस्क फैक्टर रहता है वो निफ्टी 50 में सबसे कम रहता है। सेकंड जिसमें सबसे कम रहता है वो निफ्टी 200 और उसके बाद में निफ्टी 500। निफ्टी 500 से नीचे तो आपको एक साल के पहले तो देखना ही नहीं चाहिए। इफ़ यू आर ए ट्रेडर, आप ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की है आपने, तो एक साल तक आपको निफ्टी 200 के बाहर या फिर निफ्टी 500 तो आपकी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि मतलब ये एक बेंचमार्क है, अपने को इससे बाहर जाना ही नहीं है, राइट। फिर आपको नॉलेज होने लग जाएगी स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ी थोड़ी, फिर आप जो है अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके आप देख सकते हैं। बट मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप अगर बिगनर हैं, एंट्री ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो अपनी जो बाउंड्री है वो निफ्टी 200 तक ही रखिए। इससे बाहर पैर फैलाने की या फिर एक्सपेरिमेंट करने की अपनी कैपिटल के साथ ज़रूरत नहीं है। यह हानिकारक रहेगा आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके कैपिटल के लिए भी। जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा जाता है ना कि इट इज़ इंजीरियस टू योर हेल्थ, इट कॉजेज लंग कैंसर, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि जितनी आप छोटी कंपनीज लेंगे, जितने उनकी मार्केट वैल्यू छोटी होगी, उसमें रिस्क फैक्टर जो है ज़्यादा रहेगा। हाँ, रिवॉर्ड फैक्टर भी ज़्यादा रहेगा बट रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा रहेगा। बिगनर के लिए रिस्क फैक्टर जहाँ पे सबसे कम हो वही सबसे अच्छा है। तो इफ़ यू आर अ बिगनर, आपको निफ्टी 200 से नीचे उतरना ही नहीं चाहिए। और निफ्टी 200 की कंपनीज़ की कौन सी लिस्ट है, आपने कैसे पता लगाएंगे कि आपने को इन कंपनीज़ में ट्रेड करना है, ये मैंने आपको निकालनी बता दी है। या फिर आपके माइंड में कोई ऐसी कंपनी है, आपको पता है कि जी मैं इसका प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और वो भी निफ्टी 200 के अंदर आती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बजाज की मोटरसाइकिल है, तो आप बजाज ऑटो इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो मैंने एक एग्जांपल दिया छोटा मोटा। और निफ्टी 500, मुझे ये लगता है कि 6 महीने कम से कम आपको निफ्टी 200 में ही ट्रेड करना चाहिए, इधर उधर नज़र नहीं देनी चाहिए। फिर आप निफ्टी 500 में जंप कर सकते हैं। और निफ्टी 500 इनफ है। देखिए, आप अगर आपको पैसा बनाना है तो 500 कंपनीज मिल रही है आपको। ऐसा आप सोचोगे ना कि नहीं जी मुझे ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, ज़्यादा ऑप्शन से ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। उसमें जो है कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है, उसमें जो रिस्क फैक्टर है ज़्यादा क्रिएट होता है। तो आप एक बार निफ्टी 200 तक रखिए,
फिर आफ्टर 3-4 मंथ्स निफ्टी 500 पे जंप कर सकते हैं। निफ्टी 500 से मुझे नहीं लगता कि आपको उससे नीचे जाना चाहिए, साल 2 साल तक कम से कम। फिर आपको एक मैच्योरिटी लेवल आ जाती है कि हाँ जी ये कंपनी अच्छी लग रही है, इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इतना ही फिर जो मैच्योरिटी है आप में आ चुकी होगी। सो बैक ऑन द टॉपिक, निफ्टी 200 निफ्टी 500 के बारे में बता दिया। जैसे निफ्टी 50 का एक इंडेक्स है, वैसे ही निफ्टी 200 का भी इंडेक्स है, उसकी प्राइस ये चल रही है, राइट। और निफ्टी 200 का इंडेक्स अगर आपको ऐड करना है तो प्रोसेस वही है, वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे, इंडेक्सेस पे, सॉरी निफ्टी 200 CNX 200 है, मतलब निफ्टी 200, ये इसका सिंबल जो कोड है वो है, और ये निफ्टी 200 इसका नाम है। अपने इस पर क्लिक करेंगे, ये निफ्टी 200 यहाँ पे ऐड हो गया, इसको ड्रैग अप कर देंगे अपने निफ्टी 200 का ये प्राइस। अब ये जो इंडेक्स है ये क्या बता रहा है, ये 200 कंपनीज का प्राइस मार्क बता रहा है, बेंचमार्क बता रहा है एक ही प्राइस लेवल पे, राइट। सो 200 कंपनीज को एवरेज करके ये प्राइस निकाला गया है। वैसे ही निफ्टी 500 का भी एक बेंचमार्क है, आई गेस, मैंने नहीं देखा है, देखिए मैं उसको निफ्टी 500 का इतना कोई देखता नहीं है, बट लेट्स सी, देखने की कोशिश करते हैं है क्या। मुझे नहीं लगता है निफ्टी 500 का भी है, देखिए, बट मैं इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं जो है मार्केट को देखना होता है तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तक ही देखता हूँ, इनफ। मैंने जो निफ्टी 200 और निफ्टी 500 की इंट्रोडक्शन दी है तो आपको ही दी है, मैं पर्सनली इनको इतना जो है मॉनिटर करता नहीं है, तो मैं अपने प्राइस लेवल से हटा देता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट निफ्टी 200 का मेन काम क्या है, अपने पास कंपनीज की लिस्ट है जिनमें अपने को ट्रेड करना है, इन कंपनीज से नीचे नहीं उतरना है। निफ्टी 500 से जो कंपनीज से नीचे होगी, निफ्टी 200 से जो कंपनीज नीचे होगी, निफ्टी 50 से जो कंपनीज नीचे होगी, वो एक लेवल होता जाएगा। निफ्टी 50 जो वाली कंपनीज होगी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल होगी, वो मार्केट लीडर्स होगी। फिर निफ्टी 200 वाली जो होगी वो भी मार्केट लीडर्स होगी, बट थोड़ा सा वो मिड सेक्शन में आ जाएगी। निफ्टी 500 वाली भी मार्केट लीडर्स होगी, बट उसमें सारी कंपनीज मिक्स हो गई। निफ्टी 500 से जो नीचे जा रहे हैं ना, वो कंपनीज कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, कहीं ना कहीं फाइट कर रही है ऊपर आने में। अब ऐसा है कि निफ्टी 500 वाली निफ्टी 500 से बाहर जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिट ही नहीं दे सकती, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, या फिर मैं उनमें ट्रेड नहीं करता हूँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एज एन बिगनर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप जो है 3 महीने तक 4 महीने तक निफ्टी 200 तक ही रखिए अपनी नज़र, और कहीं ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट ये था कि देखिए, अगर अपने कहीं इन्वेस्टिंग करते हैं, अगर मान लीजिए आप बड़े फर्म के मालिक हैं, या फिर आप बड़े इन्वेस्टर्स हैं, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने आती है, तो वो एक साइकिल में होता है। मनी रोटेशन जो है एक साइकिल होती है। आपको मनी साइकिल समझ आ गया ना, तो आप स्टॉक मार्केट क्या आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मनी साइकिल क्या कहता है, मनी साइकिल ये बोलता है कि पैसा कहीं पे भी एक टाइम से ज़्यादा टिकता नहीं है। पैसा कहीं पे भी एक समय से ज़्यादा टिकता नहीं है, उसको हिलना ही पड़ेगा अगर उसको रिटर्न्स गेन करने हैं। अमेज़न का फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस है, राइट। तो जेफ क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें पता है एक ना एक दिन अमेज़न जो है बैंकरप्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है अमेज़न उन्होंने इन्वेंट करी और अमेज़न जो है इंट्रोड्यूस की एज एन वर्ल्ड को, और अमेज़न कंपनी अपने को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर जो है प्रोडक्ट बेच सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, अपने को एक प्लेटफॉर्म दिया। बट ऐसा तो नहीं है वो हज़ारों साल दूर तक मार्केट लीडर ही रहेगा, पॉसिबल नहीं है। कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा एंड वो अमेज़न के ऊपर से निकल जाएगा, उसको क्रॉस कर जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट्स में हो चाहे मार्केट कैप में हो, सब जगह ऐसा होगा एक ना एक दिन। बट वो ये बोलता है कि हम उस दिन को डिले करने की कोशिश करते हैं,
कि वो दिन जो आएगा अमेज़ॉन का बैंकरप्सी का रेट, जो जिस दिन अमेज़ॉन फेल हो जाएगा, हम ये जानते हैं कि वो जो दिन हो वो लेट से लेट आए। तो ये अपने को क्या बताता है कि मनी जो है एक जगह कहीं पे भी रुकता नहीं है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, जो रिटेलर्स हैं इन्वेस्ट करने लगे, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, लोग परचेज करेंगे तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। अब लोगों की भी तो एक मनी की जो आप सप्लाई है वो लिमिटेड है, ऐसे तो नहीं है कि मनी अनलिमिटेड है। तो लोगों के पास मनी लिमिटेड है, वो स्टॉक परचेज करेंगे, स्टॉक मार्केट में बाइंग करेंगे, तो वो कितनी कर सकते हैं? एक लिमिट तक कर सकते हैं, मनी एंड हो जाएगा। अब स्टॉक मार्केट एकदम पीक पे है, मान लीजिए किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक मार्केट एकदम पीक पे है, अब और मनी कहाँ से लाओ? लोन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लिया चलो किसी ने। अब लोन के बाद क्या है? कुछ नहीं है, एंड है, क्योंकि मनी की सप्लाई लिमिटेड है। देखो आप एक हद तक जो है फाइनेंशियल एसेट जो है बाय कर सकते हो, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब इक्विटीज़, ये सब बाय कर सकते हो एक हद तक। क्यों? क्योंकि मनी जो है लिमिटेड है, मनी जो सप्लाई है लिमिटेड है, तभी उसकी वैल्यू है। आपने जब तक बाय किया तब तक वो ऊपर जाएगा, अब जो है आपने बाय करना बंद कर दिया, तब वो जो है कंसोलिडेट करने लगे है। तब आपको जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेगी, मनी कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि अब जो इसका जूस था, जो रैली थी, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो चाहे किसी की हो, वो ख़त्म हो चुकी है। अब अपने को अगर मनी को ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने हैं तो किसी और पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मनी की जो साइकिल है, कहीं पे मनी एक जगह टिकता नहीं है। तो वैसे ही मनी जो है सेक्टर्स में भी, ये रूल जो है सेक्टर्स में भी लागू होता है। हो सकता है जिस टाइम फार्मा सेक्टर्स अच्छे चल रहे हो, ऑटो सेक्टर ना चल रहा हो, जिस टाइम ऑटो सेक्टर अच्छा चल रहा हो, एफएमसीजी ना चल रहा हो, जिस टाइम एफएमसीजी सेक्टर अच्छा चल रहा हो, उस टाइम इंफ्रा जो सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है वो अच्छा नहीं चल रहा हो, जिस टाइम बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा हो, उस टाइम फार्मा सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा हो। तो ये मनी जो है, मनी साइकिल रहता है। अब मान लीजिए कोविड आया, कोविड में क्या हुआ कि लोगों ने जो है पैसे जो है मार्केट से निकाल लिए। मार्केट से कैसे निकाल लिए? स्टॉक मार्केट से निकाल लिए। लोगों को लग रहा था कि दुनिया अब ख़त्म है, दुनिया का द एंड है, वायरस है, ये इतना अब ये जाने वाला तो है नहीं, तो दुनिया का द एंड है। लोगों ने निकाल लिया। अब लोगों ने वही पैसा किस में लगाया था? गोल्ड में लगाया था। लोग क्या करेंगे? वो पैसा जो है गोल्ड में लगाएंगे। गोल्ड में क्यों लगाएंगे? गोल्ड की खुद की एक वैल्यू है, ऐसा नहीं है अब जैसे रिलायंस की स्टॉक की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपनी जो वैल्यू है किसी और से ड्राइव कर रहा है। वो अपनी वैल्यू जो है किसी और से ड्राइव कर रहा है। बट गोल्ड क्या किसी अपनी जो वैल्यू है किसी और से ड्राइव कर रहा है? नहीं। गोल्ड जो एक मेटल है वो अपने आप में अपनी एक वैल्यू लेके चलता है। गोल्ड आप यूएस में बेचना चाहेंगे, यूएस में सेल आउट करना चाहेंगे तो उसी रेट पे बिकेगा, चाहे इंडिया में बेचना चाहेंगे तो उसी रेट में बिकेगा। तो गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है। गोल्ड एक सेफ्टी पर्पज़ है कि हाँ, गोल्ड एक बेंचमार्क है। कहीं पे भी आप जाएंगे तो गोल्ड के बदले आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। रिलायंस की स्टॉक के बदले आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसा लगता है आपको? किसी मान लीजिए दुकान वाले के पास गए, आप उससे ये बोल के परचेज कर सकते हैं कि क्या जी मैं ये आपको देता हूँ, इसके बदले में मैं आपको रिलायंस की स्टॉक दे देता हूँ। 50% हो सकता है वहाँ कर दे, 50% हो सकता है वो ना कर दे। बट अगर आपको किसी मुसीबत में है और आप किसी दुकान पे गोल्ड लेके जाएं तो 99.99 चांसेस होंगे कि वो हाँ ही करेगा। क्यों? गोल्ड की खुद की एक वैल्यू है। स्टॉक्स की भी वैल्यू है, बट वो जो वैल्यू है वो कहीं और से डिराइव हो रही है। तो लोग क्या करेंगे? इस गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब कोविड आया था तो मार्केट क्रैश हुआ था, तो लोगों ने क्या किया कि जी मार्केट क्रैश है, पता नहीं है ये कंपनीज कहाँ पे जाए कहाँ पे नहीं जाए, हो सकता है ये कंपनीज डूब भी जाए। तो मार्केट जो है, मार्केट से सारे जो फंड है वो निकल रहा था। सारे जो थे स्टॉक सेल आउट कर रहे थे, बेच रहे थे, सारे बाहर निकल रहे थे स्टॉक मार्केट से। तब अब आप पैसे आपने किसी से बाहर निकाल लिए तो कहीं पे आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। देखिए सेविंग अकाउंट एक मिथ है। आप ये सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के पैसा बढ़ा रहा हूँ,
बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेविंग अकाउंट में पैसा जो है खराब होता है। अगर आपको पैसा बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो आपको वापस उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आपने पैसा स्टॉक मार्केट से निकाला है तो कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग कौन सी है, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? बेस्ट जगह। उस टाइम लोगों को गोल्ड लग रहा था तो गोल्ड में लोगों ने इन्वेस्ट किया, राइट। गोल्ड का मान लीजिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करते 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 गोल्ड में एक पीक आ गया। ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड ऊपर जाए जा रहा है, लोगों के पास अनलिमिटेड सप्लाई है मनी की, वो बाय किए जा रहे हैं। मनी अगेन वहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म होगा एंड गोल्ड की जो है पीक लेवल पे पहुँच जाएगा। फिर क्या करेंगे लोग? गोल्ड से निकालेंगे, क्रिप्टो में लगाएंगे। फिर क्रिप्टो में जो है एक बुल रन आएगा, क्रिप्टो में पंप आएगा, हर जगह क्रिप्टो ही क्रिप्टो होने लग जाएगा। फिर जो क्रिप्टो एकदम पंप हो चुका होगा, क्रिप्टो का मार्केट ऊपर जा चुका होगा, अब मनी जो है ख़त्म हो चुका है, मनी का जो है एंड हो चुका है। क्यों? क्योंकि मनी एक लिमिटेड सप्लाई है। अब जो क्रिप्टो है ऊपर जा चुका है, अब लोगों को इन्वेस्ट करना है, अब उसमें रिटर्न जो है जनरेट करना है, तो उस मनी को निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब उस मनी को निकालेंगे तो क्रिप्टो का डाउनफॉल आने लग जाएगा, फिर वो मनी जो है कहीं और चले जाएगा। तो मनी, इसको मनी साइकिल कहते हैं। ये टॉपिक भी आप आगे डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटी मैंने अभी समझाना था तो मैंने समझा दिया। इस वीडियो में इतना ही। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेके, ट्रेडिंग पैनल लेके। उसमें मैं आपको लिक्विडिटीज़ के हिसाब से सारा बताने की कोशिश करूँगा, कैसे इंट्राडे करते हैं, कैसे CNC में मतलब डिलीवरी में काम करते हैं, कैसे F&O करते हैं। ऑप्शंस के बारे में अभी एक बार अपने नहीं देखेंगे, ऑप्शंस की वीडियोस थोड़ी लेट आएगी, बट अपने देखेंगे, वो भी देखेंगे, राइट। सो अगली वीडियोस में ये सब देखने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।